जय गुरुदेव डियर स्टूडेंट्स, हमारी वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे पिछली कक्षा में हमने टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट और क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट की चर्चा की थी। उसमें क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में हमने 5 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखा कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में ये 5 तरह के एडवर्टाइजमेंट आएंगे। एक था मैट्रिमोनियल, वैवाहिक विज्ञापन, सिचुएशन वैकेंट और वांटेड, फॉर सेल, परचेज, टू लेट एंड लॉस्ट एंड फाउंड। और उसी क्लास में हमने मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखे जाते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, उनको लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम सिचुएशन वैकेंट, वांटेड इस एडवर्टाइजमेंट के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से इन एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट किया जाता है, ड्राफ्ट करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है, ये सारी चर्चा हम आज की वीडियो में करेंगे। हम अखबार में कुछ उदाहरण किस तरह से आते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के वो देखते हैं। जैसे ये एडवर्टाइजमेंट है अखबार का, ये भी अखबार का एडवर्टाइजमेंट है और ये भी अखबार का एडवर्टाइजमेंट है। इन एडवर्टाइजमेंट में हम ये देखेंगे कि किस तरह से इस ऐड को ड्राफ्ट किया गया है, और इन तीनों एडवर्टाइजमेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करने के बाद हम एक फाइनली डिस्कशन पर पहुंचेंगे कि कैसे जो है सिचुएशन वैकेंट एडवर्टाइजमेंट को ड्राफ्ट किया जाता है। आज हम इसी एडवर्टाइजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, सिचुएशन वैकेंट के बारे में। अब जो एडवर्टाइजमेंट की फ़ोटो, अखबार की कटिंग आपके सामने है, उस एडवर्टाइजमेंट में सबसे ऊपर हेडिंग के रूप में लिखा हुआ है सिचुएशन वैकेंट। फिर उसके बाद में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम मेल एलिजिबल कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। इसमें एक पर्टिकुलर प्लेस भी दे रखा है, उसमें होने चाहिए वो। अब ये एक तरह से संबोधन कह सकते हो इनको, भाई यहाँ एक ख़ास बात दी गई, इस ऐड में केवल मेल शब्द लिखा हुआ है। ऐसा बहुत कम एडवर्टाइजमेंट में आता है। हालांकि हम जिस प्रकार का भी ऐड देना चाहे वो हम पे डिपेंड करता है, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह का ऐड हम देते हैं। अब यहाँ देखो, इन्होंने लेक्चरर्स की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट अखबार में ड्राफ्ट किया है, और किस किस सब्जेक्ट के लेक्चरर्स हैं, इंग्लिश और फिजिक्स। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, किस बात पे हमने गौर किया, हेडिंग पे, पहली चीज़। उसके बाद में एक छोटा सा टेक्स्ट था, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, ये वाला। उसके बाद में पोस्ट नेम लिख रखी है, क्या पोस्ट है, लेक्चरर्स। और इस पोस्ट नेम के साथ ही उन्होंने क्या दे दिया है, सब्जेक्ट्स के पोस्ट तो है ही है, साथ में किस सब्जेक्ट्स में ये डिमांड है। उसके बाद में देखो यहाँ दिया हुआ है एज, नॉट मोर देन 35 ईयर्स, रिलैक्सेशन इन केस ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड कम्पिटेंट हैंड्स, यानी 35 साल से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए। तो ये भी इसमें एज फैक्टर भी इसमें दे दिया गया है। फिर उसके बाद में देखो क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है, यानी और क्या डिटेल दी हुई इसमें, क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस दिया हुआ है कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इसमें दे दिया है मास्टर्स डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट एटलीस्ट 2nd डिवीज़न फ्रॉम ए रेपुटेबल रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी। मास्टर डिग्री का मतलब क्या होता है, MA/MSc/MCom। यदि कोई
आर्ट्स में करता है तो एमए होता है, साइंस के सब्जेक्ट्स में करता है तो एमएससी, और कॉमर्स के सब्जेक्ट में करता है तो एमकॉम। इसी को मास्टर डिग्री कहा जाता है। इसके लिए एक दूसरा वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो होता है पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसने कहा है कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए वो, और साथ में बता दिया एटलीस्ट सेकेंड डिवीज़न तो होना ही चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, कौन सा डिवीज़न? सेकेंड डिवीज़न, यानी 48 to 60% उसके होने चाहिए, इससे कम वाला बंदा नहीं चलेगा। उसके बाद में इसने एक्सपीरियंस में दे दिया है 5 years, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 years टीचिंग एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट्स अप टू इंटरमीडिएट लेवल, यानी कम से कम 10वीं तक का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, 12वीं तक का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। फिर कैंडिडेट पोजेसिंग बीएड एमएड डिग्री, कंप्यूटर लिटरेसी एंड एप्टीट्यूड इन गेम्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ विल बी प्रेफर्ड। यहाँ ये चीज़ दे रखी है, इनको प्रधानता दी जाएगी जिन्होंने बीएड कर रखी है, एमएड कर रखी है, कंप्यूटर के अच्छे जानकार हैं उनको। रिलैक्सेशन इन केस, तो इस तरह से यहाँ क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दे दिया है। फिर सैलरी एंड फ्रेंच बेनिफिट्स, किस प्रकार से सैलरी और कितनी दी जाएगी ये नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है इन्होंने। और उसके बाद में हाउ टू अप्लाई का तरीका भी है कैसा है वो भी यहाँ पे दे दिया है। मेल कैंडिडेट्स टू सबमिट देयर एप्लीकेशन CV अलॉन्ग विथ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एकेडमिक एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स, डोमिसाइल, नेशन आइडेंटिटी कार्ड, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू द फॉलोइंग एड्रेस। अब यहाँ एड्रेस दे दिया किस एड्रेस पे उनको अप्लाई करना है, और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 10 जुलाई 2012, तो ये लास्ट डेट भी दे दी है। इस तरह से इस एडवर्टाइजमेंट में लास्ट में जो है कॉन्टैक्ट दे दिया, अप्लाई का वे ऑफ अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है वो बता दिया, उसके बाद में कॉन्टैक्ट दे दिया, और उसके बाद में लास्ट डेट भी इसमें मेंशन कर दी। तो इस तरह से ये सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट आपने देखा, उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की। एक दूसरे प्रकार का ये रहा सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट। अब इसमें क्या खास बात है, इसमें इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी निकाली है, जैसे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोग्राफी। ऊपर हेडिंग में वही लिख रखा है सिचुएशन वैकेंट जो पहले भी लिख रखा था। यहाँ फॉर टीचर्स, लेक्चरर्स, मेल फीमेल, यानी टीचर्स भी चाहिए उन्हें, लेक्चर्स भी चाहिए, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, मेंशन कर दिया इन्होंने। या फर्स्ट लाइन, ये लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। वी रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ डायनेमिक चैलेंज एक्सेप्टिंग डेडिकेटेड टीचर्स लेक्चरर्स फॉर 9 to 12 क्लासेस इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। ये इन्होंने एक छोटा सा हेडिंग्स दे दिया है। इस हेडिंग्स को हम कहीं भी काम में ले सकते हैं, जहाँ भी हम लिखना चाहे तो वी की जगह इस संस्था का नाम भी आ सकता है, इंस्टीट्यूट नेम भी आ सकता है, और अगर कोई व्यक्ति लिखता है वो भी आ सकता है, नेम ऑफ पर्सन भी आ सकता है यहाँ पे, और चाहे तो प्रोनाउन भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे यहाँ यूज़ लिख रखा है वी। फिर इन्होंने चारों सब्जेक्ट लिख दी, और इसकी क्वालिफिकेशन देखो यहाँ लिख दी है। हमने पहले बात की थी कि हेडिंग जो आ गया, एप्लीकेशंस का जो पैटर्न वो आ गया, पोस्ट नेम, सब्जेक्ट्स आ गया। अब देखो यहाँ भी ये चीज़ आ रही है, पोस्ट नेम आ गए, सब्जेक्ट्स आ गए यहाँ पे। अब पोस्ट नेम इन्होंने कॉमन कर दिया टीचर्स और लेक्चरर्स, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ इन्होंने एज लिमिट नहीं दे रखी है, केवल इन्होंने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है 5 to 8 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वेल नाउन एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें वो काम किया हुआ होना चाहिए। इन्होंने एज के बारे में नहीं बताया है, ये अपने पे डिपेंड करता है। इन्होंने स्पेशल क्वालिफिकेशंस के बारे में ज़्यादा डिटेल से स्टडी इन्होंने नहीं की है या नहीं लिखा, इन्होंने सीधा लिख दिया एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद बायोडाटा, फोटोकॉपीज, डिग्री, और ये डेट दे दी है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो चाहता है कि किसी प्रकार से भी ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस हो, और उनमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है और वास्तव में जो डिज़र्व करता है वो कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचे। तो इस तरह से भी एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट के चार्जेस लगते हैं, इसलिए कोई इसको छोटे रूप में देता है, कोई विस्तृत रूप में देता है, कैसे भी दिया जा सकता है। एक और पैटर्न है एडवर्टाइजमेंट का जो हमारे सामने है वो ये रहा। इसमें भी हेडिंग में देखो, हेडिंग तीनों ही अपने एडवर्टाइजमेंट पढ़े। हेडिंग में वांटेड लिखा हुआ है, उसमें सिचुएशन वैकेंट था, इसमें आया हुआ है वांटेड।
ए को एजुकेशनल, अब यहाँ वांटेड का मतलब सिचुएशन वांटेड नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूट जारी कर रहा है इसको। देखो नीचे स्कूल का नाम लिखा हुआ है और पोस्ट लिखी हुई है, या स्कूल लिखी हुई है, द प्रिंसिपल ग्रीन वैली नेशनल स्कूल। इसका मतलब ये इंस्टीट्यूट ही जारी कर रहा है। अगर यहाँ लिखा हुआ आता है सिचुएशन वांटेड और किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ आता है, इसका मतलब वो व्यक्ति विशेष जारी कर रहा है, लेकिन यहाँ संस्था जारी कर रही है। देखो तो ए को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल विथ सेंट्रल सिलेबस कॉलेज फैसिलिटी, ये अपना परिचय दे दिया इस इंस्टीट्यूट ने पूरा। अब यहाँ देखो इसने दे दिया है मोटिवेटेड रेजिडेंशियल स्टाफ फॉर द एकेडमिक ईयर 2007-8 फॉर फॉलोइंग पोजीशंस। अब यहाँ अलग अलग इन्होंने डिवाइडेशन कर दिया है, लेक्चर्स का अलग कर दिया है, टीचर्स का अलग कर दिया है, ठीक है। देन यहाँ टीचर कर दिया है, फिजिकल एजुकेशन टीचर कर दिया है, सबका नाम अलग, मॉन्टेंसरी टीचर, सब अलग अलग पोस्ट जो है। यहाँ मैनेजर वर्ड भी आया हुआ है, सेक्रेटरी भी आया हुआ है, और वार्डन और मैट्रन भी आया हुआ है। इन्होंने हर जो पोस्ट होती है, प्रत्येक पोस्ट का जो है इन्होंने अलग अलग से डिटेल दे दिया है, जैसे लेक्चर किस किस में चाहिए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिर इनकी पे स्केल इन्होंने बता दी है 10,000 to 14,000 पर मंथ, इससे ना तो ज़्यादा देंगे। कई बार क्या होता है कि हम पेमेंट को हिडन रखना चाहते हैं, या अगले को ये ऑप्शन देना चाहते हैं कि उसको ज़्यादा भी सैलरी मिल सकती है, तो एक वर्ड यूज़ किया जाता है नेगोशिएबल। इस वर्ड का यूज़ होता है, जो भी पेमेंट लिखी जाती है, जैसे मान लो हमने लिख दी 10,000 और उसके बाद एक वर्ड लिख दिया और नेगोशिएबल। इसका मतलब ये है कि 10,000 तक तो हम दे सकते हैं, लेकिन मान लो कोई एलिजिबल या बहुत अच्छा कैंडिडेट हमें मिल गया तो उससे सैलरी ज़्यादा भी उसको मिल सकती है या उसको कम भी मिल सकती है। उसी प्रकार से इन्होंने सेकेंड जो टीचर्स ICSE सेक्शन, इसके लिए भी यहाँ इन्होंने क्या दिया है, सब्जेक्ट्स दे दिए हैं और साथ में इनकी पेमेंट दे दी है। मैनेजर, मॉन्टेंसरी टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, इनके लिए इन्होंने कोई भी डिटेल नहीं दिया है, और इस ऐड को अपन परफेक्ट ऐड नहीं कह सकते, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट लगभग वो होता है जिसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं हो, और कोई यदि हिडन रखता है इसका मतलब वो चाहता है कि जो कैंडिडेट है वो उनसे कांटेक्ट करें उस कंडीशन में। तो ये आपने तीनों एडवर्टाइजमेंट अखबार के देखे। अब हम इन एडवर्टाइजमेंट को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है। यदि सिचुएशन वैकेंट का हमें एडवर्टाइजमेंट एग्ज़ाम में लिखना है, किस प्रकार का उसका फॉर्मेट होगा, कैसे हम उसको लिखेंगे। तो हम बात करते हैं फॉर्मेट फॉर सिचुएशन वैकेंट की। यहाँ बॉक्स ड्रा कर दिया है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग क्या लिख रखा है, सिचुएशन वैकेंट। हम चाहे तो यहाँ वांटेड भी लिख सकते हैं, दोनों ही चलता है। उसके बाद में जब भी हम एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो शुरुआत जो करते हैं एडवर्टाइजमेंट की, वो इस वर्ड से की जा सकती है, रिक्वायर्ड और वांटेड, इस वर्ड से की जा सकती है। इसके अलावा आपने दो ऑप्शन देखे जो इस तरह से थे, फॉर टीचर्स वी रिक्वायर द सर्विस, ये भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अगर जनरल वे में लिखना चाहे, बिल्कुल इजी वे में लिखना चाहें, और जैसे हमने बताया कि आपको फ्रेजेस का यूज़ करना है, आपको वर्ड्स या सेंटेंसेस का यूज़ कम करना है, तो उस हिसाब से पैटर्न बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप जो है इसमें क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड और वांटेड वर्ड लिखेंगे। उसके बाद में नेम विथ नंबर ऑफ पोस्ट। कई बार एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई या एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है, तब तो नहीं लिखते। और कई बार क्या होता है कि हम टीचर्स, जैसे हमें नेम का मतलब होता है पोस्ट का नाम क्या है, हमें टीचर्स चाहिए, हमें लेक्चरर्स चाहिए, क्या चाहिए वो यहाँ पर आता है। फिर नंबर ऑफ पोस्ट, मान लो हमने लिख दिया रिक्वायर्ड टीचर्स ईच 1 इन ईच सब्जेक्ट, ऐसा लिख के सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए तो जितने सब्जेक्ट है उसमें 1 आ जाएगा। 2 इन ईच सब्जेक्ट्स तो नीचे नाम आ जाएगा। या हमने लिख दिया लेक्चरर्स 3 लेक्चरर्स 4 लेक्चरर्स, और फिर नीचे सब्जेक्ट्स लिखिए, वो चीज़ यहाँ पे लिखी जा सकती है। तो नंबर और पोस्ट, नेम में क्या आएगा, पोस्ट का नाम, टीचर्स है, मान लो एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स हो सकता है, मान लो लेक्चरर्स हो सकता है। और यदि अदर वे में, ऐसा नहीं है कि भाई स्कूल ही इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट जारी करता है, इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट कोई होटल सिस्टम भी जारी कर सकता है या और भी कोई जारी कर सकता है। तो उसमें जैसे मान लो मैनेजर की पोस्ट के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट मांग रहा है, तो यहाँ पोस्ट नेम की जगह क्या आ जाएगा, मैनेजर। कोई क्लर्क मांग रहा है, तो जो भी पोस्ट होती है, वैसे
मोस्टली क्या होता है कि ये चीज़ें नेम जो होता है पोस्ट का वो आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिल जाती है। तो क्वेश्चन में जो पोस्ट लिखी हुई आ रही है उसी का नाम अपन को यहाँ पर लिखना है, और यदि नंबर ऑफ पोस्ट वहाँ दी हुई है तो लिखना है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ भी लिखा जा सकता है और सबसे लास्ट में भी लिखा जा सकता है कि भाई पोस्ट जैसे मान लो रिक्वायर्ड टीचर्स इन 8 सब्जेक्ट्स इन, और उनके बाद में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आ जाए, किस इंस्टीट्यूट में चाहिए, भले वो स्कूल हो सकती है, कॉलेज हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, आईटी कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्वालिफ़िकेशन, इंस्टीट्यूट के बाद में नाम को लिखने के बाद में हम सीधी सीधी क्या लिखेंगे कि हमें कौन सी क्वालिफ़िकेशन उस व्यक्ति में चाहिए या उस पोस्ट के, मान लो लेक्चरर्स हम मांग रहे हैं तो उसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। अब क्वालिफ़िकेशन में उसने कहाँ तक पढ़ाई की है, उसमें कितने परसेंटेज है और किस सब्जेक्ट्स का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। उसके बाद में एक्सपीरियंस, ये भी इसके तुरंत बाद में लिखा जाता है कि उसको कितना साल का अनुभव होना चाहिए, 2 साल, 3 साल, 5 साल, और कैसे कार्य का अनुभव होना चाहिए। अब अनुभव क्या होता है, जिस प्रकार की पोस्ट होती है उसी प्रकार का अनुभव इसमें मांगा जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर्स की पोस्ट के लिए आप वैकेंसी निकाल रहे हैं और आप अनुभव मांग रहे हैं कि भाई आपको जो है मैनेजर पोस्ट का अनुभव होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है उसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा जाता है। बस इसमें मेंशन किया जाता है कितने साल का अनुभव होना चाहिए कम से कम, यानी हमें ऐसा कौन सा बंदा चाहिए कि कितने अनुभव वाला बंदा चाहिए। फिर एज लिमिट, ये कई एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई होती है, कई में मेंशन की हुई नहीं आती है। आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी। स्किल और नॉलेज, इन 2 चीज़ों में ध्यान रखना है कि नॉलेज में, स्किल में जैसे मान लो हम चाहते हैं कि वो कंप्यूटर का जानकार होना चाहिए और उसे इंटरनेट का ज्ञान होना चाहिए, उसे जो ऑनलाइन क्लासेस है उनको पढ़ाने की जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे उल्लेख करते हैं। और नॉलेज में हम मोस्टली कई बार क्या होता है कि जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज या स्पोकन जो होता है, कोई कहता है कि इसको इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, इसको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, तमिल का ज्ञान होना चाहिए, तो वो लगभग यहाँ लिखा जाता है। सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, उसके बाद में हम उसको जब सारा हमने बता दिया, क्वालिफिकेशन ये चाहिए, एक्सपीरियंस ये होना चाहिए, एज लिमिट ये होनी चाहिए, स्किल ये होना चाहिए, नॉलेज ये होना चाहिए, तब हम बात करेंगे सैलरी की। इन सबको बताने के बाद में कि सैलरी हम उसको कितनी दे सकते हैं। यहाँ पर 3-4 पैटर्न होते हैं। एक तो हम लिखते हैं अप टू 25,000, मान लो हमने लिख दिया, इसका मतलब 25,000 तक हम दे सकते हैं। अब 25,000 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है और 15 भी हो सकता है, यानी इतने तक। अप टू का मतलब क्या होता है, इतने तक। एक होता है कि भाई हम लिखते हैं 10,000 और नेगोशिएबल, यानी इतनी तो हम दे सकते हैं और अगर अच्छा लगा तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और तीसरा पैटर्न होता है जिसमें हम एक बिटवीन देते हैं, जैसे 10,000 to 14,000, यानी 14,000 से तो ऊपर नहीं जाएगी और 10,000 से नीचे नहीं जाएगी। तीनों ही प्रकार की सैलरी यहाँ पर शो की जा सकती है जिस प्रकार की डिमांड होती है। फिर मोड ऑफ अप्लाई कैसे करना है। कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन इनवाइट की जाती है, किसी एड्रेस पर फिज़िकल मांगी जाती है, कई बार उसको ईमेल पर मंगाया जाता है कि आप ईमेल कर दीजिए, कई बार जो है सीधा वॉक इन इंटरव्यू शब्द आता है, उसमें लिखा हुआ आता है अपने क्वेश्चन में कि वॉक इन इंटरव्यू है और उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट कीजिए। वॉक इन इंटरव्यू मतलब आपको एप्लीकेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सीधा अपना डॉक्यूमेंट लीजिए और आ जाइए। तो इनमें से जो भी मोड होता है उस मोड को यहाँ पर शो किया जाता है। उसके बाद में टाइम फॉर सबमिशन, ये ज़्यादातर एप्लीकेशंस में शो किया जाता है कि भाई आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया अखबार में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है साल भर ही कोई उसके लिए एप्लीकेशन देता रहेगा। आप उसके लिए एक टाइम बाउंड कर सकते हो कि 15 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, जो भी टाइम होता है वो टाइम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इतनी तारीख तक आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और लास्ट में आता है कॉन्टैक्ट एड्रेस और मोबाइल नंबर। अब कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि कई बार एड्रेस होता है, कई बार सीधे मोबाइल नंबर होते हैं और कई बार सीधा ईमेल ही होता है। इनमें से कोई भी चीज़ दी जा सकती है, किसी भी चीज़ के लिए बाध्यता नहीं है। तो ये हुआ हमारा फॉर्मेट कि किस तरह से हम सिचुएशन वैकेंट का जो है एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करेंगे।
अब हम एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा हमने जो भी अब तक पढ़ा उसकी जो है जानकारी हासिल करेंगे या उसका यूज़ करेंगे। क्या क्या हमने जानकारी हासिल की उसका हम एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करेंगे। जो हमने बताया कौन कौन से पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं, उन पॉइंट्स के बारे में कैसे यूज़ करते हैं उनको वो देखेंगे। तो क्वेश्चन है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर फॉर श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर टू बी पब्लिश्ड इन लोकल न्यूज़पेपर। हमें एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है लोकल न्यूज़पेपर के लिए, और एडवर्टाइजमेंट किस पोस्ट के लिए है? पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है? श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। ये क्या है? नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इसमें दो जानकारी दे रखी होती है, एक तो नेम ऑफ पोस्ट और उसी के साथ नंबर ऑफ पोस्ट भी आ गया यहाँ पे, और एक जानकारी दे रखी है यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट कौन सा है। इन दोनों ही जानकारी का यूज़ करना है। इसके अलावा दूसरी कोई भी जानकारी इस एप्लीकेशन में नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती है। यहाँ एक्सपीरियंस के बारे में नहीं दे रखा है, यहाँ एज लिमिट नहीं दे रखी है, सैलरी को नहीं बता रखा है और क्वालिफ़िकेशन को नहीं बता रखा है। ये सारी चीज़ें नहीं दे रखी है। तो लेकिन फिर भी हमें इनको अपने हिसाब से लिखना है। अगर किसी प्रश्न में ये जानकारी आ जाती है तो वो हम लिखेंगे, और यदि नहीं आती है तो भी हमें उचित जो भी उसके लिए होता है उसका यूज़ करना है। अब जब हमने फॉर्मेट पढ़ा था, फॉर्मेट में हमने पहली चीज़ पढ़ी थी रिक्वायर्ड या वांटेड। हम इसी चीज़ को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। हमने पहला वर्ड लिया है रिक्वायर्ड। उसके बाद की चीज़ क्या थी? नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट क्या है? लेक्चरर। उसके साथ सब्जेक्ट आ गया इन इंग्लिश लिटरेचर। आ गई नेम ऑफ पोस्ट एंड सब्जेक्ट। इसमें नंबर नहीं दे रखा है मैंने, एक ही है इसलिए। फिर उसके बाद में आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये आ गया फॉर श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। तो इसी क्रम से हमको लगभग लिखना है। अब यहाँ स्कूल का नाम भी आ सकता है, कोई कंपनी का नाम भी आ सकता है। जैसी एडवर्टाइजमेंट होता है, जैसे वैकेंसी होती है, वही नाम आता है। मैनेजर है तो किसी होटल का या किसी कंपनी का नाम आएगा, कोई कंप्यूटर के से संबंधित पोस्ट है तो कोई आईटी कंपनी का नाम आएगा, लेकिन आएगा इसी तरह से लगभग। फिर उसके बाद में कैंडिडेट में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो हमने यहाँ उल्लेख कर दी है, क्योंकि हमें बताना है कि एक्सपीरियंस, एज लिमिट, सैलरी, क्वालिफिकेशन, इन चीज़ों का लगभग उल्लेख करना ही है। तो हमने यहाँ लिख दी है एक लाइन, कैंडिडेट मस्ट हैव। कैंडिडेट को रखनी चाहिए, कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता बताई है पोस्ट ग्रेजुएट, यानी उसको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या बताया था पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब? MA, MSc और क्या बताया था? MCom। ठीक है। और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट किस में होना चाहिए? इन इंग्लिश विथ मिनिमम 55% स्कोर। अब यहाँ इंग्लिश जो वर्ड लिखा है इसकी जगह हम रिलेवेंट सब्जेक्ट या कंसर्न सब्जेक्ट, एक वर्ड आता है CONCERN, कंसर्न सब्जेक्ट, इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर हम कब करते हैं? जब वैकेंसीज जो है 4 या 5 सब्जेक्ट्स के बारे में होती है या अलग अलग पोस्टों के बारे में होती है, तो उन पोस्ट के सबके लिख नहीं सकते तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं कंसर्न सब्जेक्ट। यानी जिस सब्जेक्ट में व्यक्ति अप्लाई कर रहा है उस सब्जेक्ट की उसको क्या होनी चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसके पास होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे परसेंटेज फिगर आउट कर दिया है कि कम से कम, मिनिमम लिखा है। मिनिमम का मतलब इतना तो होना ही चाहिए। अब ये जो भी मैं लिख रहा हूँ ये थोड़ा ऑप्शनल होता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें लिखना होता है। क्वालिफिकेशन लिखनी है, थोड़ी सी शर्त उसमें डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ B.Ed दे दिया है, जो इसकी डिग्री होती है, आप कह सकते हो प्रोफेशनल डिग्री है टीचिंग की, वो यहाँ लिख दी है, वो भी होनी चाहिए उसमें। और साथ में मैंने कह दिया कि एटलीस्ट 3 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ सीनियर क्लासेस। सीनियर क्लासों को 3 साल पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। फिर बता दिया है एज नॉट मोर देन 35 इयर्स, यानी 35 साल से ऊपर का व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि जब भी इस एडवर्टाइजमेंट को पढ़ेगा
तो 35 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है वो अप्लाई करेगा ही नहीं। फिर इसके अलावा मैंने कहा था स्किल और नॉलेज दोनों चीज़ें बताई थी, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ आ रही है, देखो। नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये उसको होना चाहिए। ये हम क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि आजकल क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस या विभिन्न प्रकार की स्मार्ट क्लासेस वगैरह होती है, तो जो टीचर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जानकार होता है, कंप्यूटर का जानकार होता है, मोबाइल का जानकार, इंटरनेट का जानकार होता है, तो वो इन काम को अच्छी तरह से कर सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया। फिर सैलरी की चर्चा की जाती है एडवर्टाइजमेंट में, वो हमने यहाँ लिख दी। यहाँ हमने लिखी है सैलरी अप टू 25,000। मैंने ये मैटर यहाँ पे काम में लिया है, पैटर्न अप टू लिख दिया, यानी 25,000 तक। अब मैं उसको 5,000 भी दे सकता हूँ और 25,000 भी दे सकता हूँ, ये मैंने इसमें लिख दिया है। फिर अब मोड ऑफ अप्लाई या एप्लीकेशन का मोड क्या होगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया सेंड एप्लीकेशन विथ ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू। यानी आपको करना क्या है, आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया, अब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपको एप्लीकेशन भेजनी है, जो भी संबंधित दस्तावेज है उनके साथ, और किसको भेजनी है, इस ईमेल आईडी पे भेजनी है। मैंने ईमेल आईडी मेंशन की है sgschool.raipur@gmail.com। ये ईमेल आईडी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, और साथ में सबमिशन की लास्ट डेट भी यहाँ पे दे दी है 15 जून 2020। तो इस तरह से जो हमको सामान्य जो लिखना होता है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, नेम होना चाहिए पोस्ट का, नंबर ऑफ पोस्ट अगर हो तो लिखना चाहिए, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट, स्किल या नॉलेज, सैलरी, अदर बेनिफिट्स, मोड ऑफ अप्लाई, टाइम ऑफ सबमिशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस। कॉन्टैक्ट एड्रेस की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ईमेल आईडी लिखा है। तो इस तरह से हमने जो फॉर्मेट बताया, उस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, हमें एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी नोटबुक में एक तो ये फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट फॉर सिचुएशन वैकेंट, जिसमें मैंने सारा लिख रखा है, बॉक्स बना रखा है, और ये रिक्वायर्ड वांटेड नेम विद नंबर ऑफ पोस्ट, ये सारा फॉर्मेट आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है, लिखना है एज इट इज़। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉल्यूशन कर रखा है, इसको भी आपको एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन लिख रखा है वो क्वेश्चन उतारना है, और साथ में आपको इसका सॉल्यूशन भी लिखना है जो मैंने लिख रखा है। इसके अलावा भी आपको जो काम असाइनमेंट में दिया जाएगा वो भी काम आपको इसमें करना है। थैंक्स। जय गुरुदेव।